जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे, जिनके सहायता से आप सवालों को बहुत आसान तरीके से और कम समय के अंदर लगा पाएंगे। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपको डिटेल में समझाएंगे और उनका कॉन्सेप्ट, ट्रिक, तरीका सब कुछ बताएंगे। तो आइए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। दी गई आकृति में ए बी और क्यू पी दोनों पैरेलल हैं। ए बी और क्यू पी पैरेलल हैं। फिर बोला गया कि ए बी एक्स है। आपको सारा कुछ डायग्राम में दिख जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है पी क्यू की, पी से लेकर क्यू तक। आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्स प्लस 10 निकाल पाएंगे, है ना। तो कैसे करेंगे देखते जाएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे? अगर ए बी और क्यू पी पैरेलल हैं तो आपको दो समरूप त्रिभुज देखने को मिल रहे होंगे। एक ए आर बी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और एक बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि क्यू आर पी, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये कि छोटा वाला त्रिभुज, दोनों समरूप हैं। अब समरूप त्रिभुज में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे कैसे देखें। अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज में इस साइड को ले लें, पकड़ लें, तो आर से बी तक ये साइड कितना होगा? x डिवाइड बाई 2 होगा, है ना, x बाई 2 होगा। इसका जो रेशियो इसी के करस्पॉन्डिंग में बड़े वाले त्रिभुज में देखिए कौन सा साइड आएगा। तो अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में ये साइड आ रहा है तो बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा आएगा? r से लेकर p तक आएगा, है ना। तो r से लेकर p तक, तो r से लेकर p तक कितना होगा? x बाई 2 और ये वाला x प्लस 1 दोनों जोड़ के आएगा आर पी, है ना। तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पे x प्लस 1। ये जो रेशियो होगा बाकी के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखिए उनके रेशियो के बराबर होगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे अगर हम इस साइड को पकड़ लें तो a से b तक कितना है? x के बराबर, और इसका रेशियो किसके साथ? इसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा साइड मिलेगा? q से लेकर p तक मिलेगा, यानी QP, और QP है कितना? x प्लस 10 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा। देखिए पहले तो x से ये वाला x कट गया, ऊपर ऊपर है तो, है ना। और यहाँ पे देखिए ये डिवाइड बाई 2 नीचे आ जाएगा, है ना। x प्लस 1 का इधर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1 का x प्लस 10 का करेंगे तो x प्लस 10 ही आएगा, इक्वल टू इधर कितना होगा? ये दो आपका नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 और इंटू यहाँ पे x बाई 2 और प्लस x और प्लस यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करिए। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा x, प्लस यहाँ कटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एक कम 2 हो गया। इधर हो गया आपका x प्लस 10, है ना, x प्लस 10। x से x आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं ख़त्म होगा। 2x की वैल्यू ये आके इधर घट जाएगा, तो मतलब 2x की वैल्यू 8 हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू 4 होगी। आपको QP निकालना है, यानी x प्लस 10 की वैल्यू चाहिए। तो x रखिए 4, तो 4 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 14। तो ये आपका 14 आ जाएगा। 14 इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 22 पर। आइए इस सवाल को देखिए। ये सवाल बड़ा ही प्यारा है ना, एकदम बहुत सुंदर सा सवाल है। ए बी बराबर x प्लस 3 दिया है, बी सी 2x के बराबर है और ए सी आपको 4x के बराबर दिया है, ठीक है, 4x माइनस 5 के बराबर। तो x के किस मान के लिए b जो है ए सी पर स्थित होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक लाइन है आपके पास, ठीक है। इसका जो कलर है थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, है ना। तो देखिए ये है आपके पास एक लाइन, है ना। इसमें ये पॉइंट हमारा A है और ये जो पॉइंट है ये है C के बराबर, ठीक ना। अब कह रहा है कि जो B है वो पॉइंट AC पर स्थित होगा। तो कहीं पर भी मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा B है ना। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू लेना चाहिए हमको ताकि ये AC पर स्थित हो B पॉइंट। अब AC पर अगर स्थित होगा तो हम ये कह सकते हैं कि A से C तक जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? AB प्लस BC के बराबर। वही काम आपको करना है। तो AC इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू AB प्लस BC के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, अगर आप इसका डायग्राम बना पाते तो। AC कितना है यहाँ पे? AC की वैल्यू 4x माइनस 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 4x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू, इधर देखिए AB कितना है? x प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 3। अब प्लस BC कितना है? 2x के बराबर, तो यहाँ हो गया 2x, है ना। काट पीट लीजिए।
x 2x 3x हो गया, 3x इधर आके घट जाएगा तो 4x माइनस 3x कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा, इक्वल टू इधर देखिए +3 है, ये -5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो 3 और 5 यानी कि 8 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए। ये सवाल ना बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर दी गई है। 28 सेंटीमीटर वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। पहले शीर्ष लंब का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक त्रिभुज छोटा सा बनाते हैं, ठीक ना, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ये, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है कि किसी भी साइड पर उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है। किसी भी साइड पर उसके सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब वो शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे इसी साइड को अगर हम पकड़ लें तो इस साइड के सामने वाला कौन सा शीर्ष है, ये है, तो इस पर, इससे, इस पॉइंट से इस पर डाला गया लंब आपका शीर्ष लंब कहलाता है। और शीर्ष लंब क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तीनों लंबाई दी गई हैं आपको, है ना। यहाँ पे 15, 28 और 41 सेंटीमीटर। आपको 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। यानी 28 सेंटीमीटर जो भुजा है उस पर डाला गया शीर्ष लंब का लंबाई कितना होगा, मतलब ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक ये 28 के बराबर है। किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर के बराबर है। बाकी दोनों को और ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 41 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ और बता देते हैं कि ये जो है 28 नहीं होगी, क्योंकि इससे ये बड़ा है तो ये 28 हो नहीं सकता। लेकिन हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है जैसा हमारा प्रश्न बोला है। इसका डायग्राम किसी और तरीके से बनेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हाँ, एक चीज़ आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया वो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 बेस कितना है, ये वाला 28 है ना, बेस 28 है, और इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वाला शीर्ष लंब की लंबाई यानी h, यही h हमको चाहिए। और ये h कैसे मिलेगा, अगर हमको कहीं से एरिया मिल जाए, एरिया मिल जाएगा तो एरिया की वैल्यू रख के h का वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर तीनों साइड दिए गए हैं तो हीरोन का फार्मूला पता है ना, बहुत फेमस फार्मूला है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो s होगा, पहले तो हम लोग सेमी पेरीमीटर देख लेते हैं। s कितना होगा, तीनों लंबाइयों को जोड़ के आधा यानी सेमी पेरीमीटर। 15, 28 और 41 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 और 28, तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 45 में आप 2 घटा लीजिए, मतलब कि 43 हो गया। तो 43 और 41, 43 और 41 यानी कि 84, मतलब 84 का यहाँ पर हो जाएगा आधा, तो 84 का आधा 42 हो गया, ठीक है। तो S आपका 42 आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला, √S इंटू S माइनस ए। S का मतलब यहाँ पे 42 इंटू S माइनस ए। ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा, सी का मतलब तीसरी भुजा, है ना। तो 42 माइनस पहली भुजा, 42 माइनस 15, 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 में से 5 गया, ये हो जाएगा 7 यानी कि 27, ठीक है, इंटू S माइनस बी यानी 42 माइनस 28, तो 42 माइनस 28 12 और 4 और यहाँ पे हाँ 14 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर देखिए 42 माइनस 41 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालिए, कैसे निकालेंगे देखते जाइए। यहाँ पे इसको हम 6 सत्ते 42 लिख सकते हैं, है ना, मतलब 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ऐसे समझिए, इसको मत लगाइए अभी, ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 7, ठीक है, ये होता है हमारा 2 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। वर्गमूल निकालिए, देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 बाहर आ गया, इंटू यहाँ देखिए 6 बचा है, 3 बचा है और 2 बचा है, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 का वर्गमूल कितना, सीधे सीधे 6, मतलब इतना आ गया हमारे पास। तो एरिया हमारा इतना आया है। अब रख के और आप वैल्यू निकाल लीजिए h की, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 6 इक्वल टू इधर हो जाएगा ये आपका 14, है ना, तो 14 इंटू h, 14 इंटू यहाँ पर हो जाएगा h। तो h की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। देखिए
इसको इसमें से 2 इसको दे दीजिए तो 14 हो जाएगा। तो 14 से 14 आपका कटेगा तो यहाँ बचेगा 3 यानी कि 9। एच की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू और आर क्रमशः इसकी ए बी सी ए बी सी के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, आपको पी क्यू आर ये है ना, ए बी सी ए और बी सी के मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये एक त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे ए लिख दीजिए, है ना। डायग्राम बनाएंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ए बी और सी, देखिएगा ए बी का मध्य बिंदु पी होगा, तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे पी ले लीजिए, ये हो गया पी। और सी ए का मध्य बिंदु यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो ए सी या सी ए का मध्य बिंदु ये हो गया क्यू, और बी सी का मध्य बिंदु आर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये हो गया आर के बराबर। अब कह रहा है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पी क्यू आर का मतलब यहाँ पे ये जो छोटा सा त्रिभुज बनेगा, है ना, इन सभी को अगर मिला दें ऐसे इस टाइप से, ठीक है, ये यहाँ पर, तो इस त्रिभुज का जो एरिया बनेगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा गया है ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब पूरा का। ठीक है, पूरे का। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए कि अगर ये त्रिभुज, हम एक ऐसा कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ए बी बी सी सी ए सब बराबर हैं। तो अगर सब बराबर होंगे तो ये जो 4 खंड आपके बने हुए हैं 1 2 3 4, इन सभी का एरिया भी बराबर होगा, है ना। तो आप एक ऐसा सिचुएशन मान के चलिए इस टाइप के सवालों को करने के लिए। हालांकि अगर एक विषमबाहु त्रिभुज भी मानेंगे तो वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही बनेगा, बट समबाहु मान लेंगे तो समझने में आसानी होगी। प्रश्न में आपको नहीं बोला है कि समबाहु त्रिभुज है ना, लेकिन आपको मान लेना है। अब देखिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी का चारों खंड का एरिया बराबर होगा। ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का टोटल एरिया कितना हो गया, 6 6 6 6, यानी 4 ठो 6 है, मतलब टोटल 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका टोटल एरिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलिए, आइए इस सवाल को देखिए। ये भी 2022 का ही सवाल है, लेटेस्ट ही कह लीजिए, क्योंकि 2022 के बाद अभी पेपर होने जा रहा है आपका रेलवे का, है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ये आपको दिया है कि बी ए सी का समद्विभाजक है। अच्छा, ए डी जो है बी ए सी का समद्विभाजक है, एंगल बी ए सी, मतलब कहाँ पर, तो बी ए सी का समद्विभाजक कौन है, ए डी है। मतलब यहाँ से ये जो एंगल होगा, इतना एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समद्विभाजक बोला गया। साथ में ये भी बोला है कि ए ई जो है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल बी 30 डिग्री का है, ये आपका 30 डिग्री का है, लिखते जाइए, है ना। फिर बोला गया कि एंगल सी 50 का है, तो ये आपका 50 का है। ठीक है, आसान सा सवाल है, बन जाएगा। आपको पूछा गया है डी ए ई, मतलब ये जो छोटा सा एंगल बनेगा ये कितना होगा। ठीक है, अब बड़े गौर से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे दोस्तों ये तो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। और एक बात बताइए कि अगर ये 30 है, ये 50 है, तो ये जो टोटल एंगल ए है ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि तीनों इंटरनल एंगल का सम एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। ये 50 ये 30, तो ये दोनों मिलाकर 80 हो गए। मतलब ये जो एंगल ए है, एंगल ए है ना, एंगल ए ये कितना होगा, 100 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तभी तो तीनों मिलकर 180 होंगे। अच्छा, 100 डिग्री हो गया, तो इधर का ये एंगल भी आपका 50 होगा, क्योंकि समद्विभाजक है, मतलब आधा आधा। इधर का ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 50 डिग्री होगा। अब अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल बनेगा। ये वाला जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा। और ये जो डी के पास है, मतलब कौन सा एंगल, एंगल ए डी ई, ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा। देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में, मतलब ए बी डी, इस त्रिभुज में ये एक्सटर्नल एंगल है,
तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सामने के दो इंटरनल का सम, यानी कि 50 और 30, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अब आप इस छोटे से त्रिभुज में देखिए, ADE में देखें, एक एंगल आपको 90 पता है, एक एंगल ये 80 हो गया, तो 90 और 80 मिलाकर कितना हो गया, 9 8 17, यानी कि 170 हो गया। तो जब ये 170 है तो ये छोटका एंगल कितना होना चाहिए, 10 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना। तो ये दोनों एंगल यहाँ पे एंगल E और एंगल D मिलाकर 170 हो गए, क्योंकि 80 + 90 कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 170। तो 170 में क्या जोड़ दें, ये वाला एंगल है ना, क्या जोड़ दें यहाँ पे, इसको x मान लीजिए, क्या जोड़ दें कि यहाँ पे 180 बन जाए तीनों मिलाकर, तो 10 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 10 डिग्री इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल था ये, है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज की मध्यिका है जो BC को D पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज के तीनों मध्यिकाएं बिंदु G पर मिलती हैं। AG बराबर 7y - 3 सेंटीमीटर है, DG बराबर 3y सेंटीमीटर है। तो AD की लंबाई निकालनी है हमको, ठीक ना। तो देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा कि हमारे पास ये एक त्रिभुज A, B और C है ना। इनमें डायग्राम ही आपको समझना है और डायग्राम ही बना के चलना है। AD जो है त्रिभुज की मध्यिका है, AD, ये पॉइंट आपका D है, ठीक है। फिर बोला गया है कि जो BC को D पॉइंट पर, ठीक है, त्रिभुज तीनों मध्यिकाएं G पर मिलती हैं, तीनों मध्यिकाएं यहाँ पर G पर, इस पॉइंट G पर मिलेंगी। फिर बोला गया है कि AG जो है A से लेकर G तक वो 7y - 3 के बराबर है, और DG जो है इधर नीचे वाला हिस्सा वो 3y के बराबर है। तो AD की लंबाई मतलब टोटल पूरी लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मध्यिकाएँ होती हैं, ठीक ना, मध्यिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक पे मिलती हैं, ये केंद्रक है, ठीक है। अब ये केंद्रक जो है क्या करता है कि हर एक मध्यिका को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सी रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में, है ना। इधर आपका 2 हिस्सा होगा और इधर आपका 1 हिस्सा होगा। इसी तरीके से इसको भी बांटेगी, इधर आपका 2 हिस्सा होगा और इधर 1 हिस्सा होगा। इस तरीके से इसको भी बांटेगी, इधर 2 हिस्सा होगा और इधर 1 हिस्सा होगा। ये चीज़ मध्यिका और केंद्रक के लिए लागू होता है ना। मध्यिकाएं जिस पॉइंट पर तीनों एक दूसरे को काटती हैं उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक जो है हर एक मध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में बांट देती है। मतलब यहाँ पे A से G तक और G से D तक इनका रेशियो कितना होगा, 2 और 1 का रेशियो होगा। बस यही तो काम करना था आपको। देखिए AG कितना दिया है, A से G तक आपको दिया है 7y - 3। इसका रेशियो हम लोग लेंगे G से D तक, तो G से D तक कितना है, 3y है, ये हो गया 3y। ये रेशियो किसके बराबर होगा, 2 और 1 के रेशियो के बराबर। तो यहाँ हो गया 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। तो इधर होगा 7y - 3 इक्वल टू ये हो गया 6y, यानी कि y इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 3 के बराबर। y इक्वल टू 3 के बराबर आ गया है। आपको AD की लंबाई चाहिए टोटल, है ना, AD की लंबाई। ये बताइए AD टोटल कितना होगा, इन दोनों का सम ही तो होगा, है ना, इन दोनों का सम ही होगा। तो सम निकाल लीजिए कितना होगा, 7y - 3 में 3y हम लोग जोड़ देंगे तो 7y और 3y, यानी कि 10y और माइनस यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल लंबाई आ जाएगी AD की, है ना, ये AD की लंबाई है। y की वैल्यू रखिए तो y यहाँ 3 होगा, तो 10 × 3 = 30 - 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर AD की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, है ना। तो केंद्रक का ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, मध्यिका और केंद्रक से रिलेटेड। आगे चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है ना। समबाहु त्रिभुज अगर दिया गया है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु है, PQR AB BC और C एक मध्य बिंदु है। त्रिभुज की लंबाई, अच्छा, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी दे रखा है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, समझ में आ जाएगा कैसे। एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे हमने आपको करवा रखा है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो यहाँ पे तीनों का मध्य बिंदु ले लेते हैं, PQR, है ना। यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। PQR AB, है ना, तो ये हो जाएगा P पॉइंट, ये हो जाएगा Q पॉइंट और ये हो जाएगा R पॉइंट। इन तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो हमको एक नया त्रिभुज छोटा सा प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आपको PQR का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये जो बीच में है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है।
यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, मतलब ए बी बी सी और सी ए ये 4-4 सेंटीमीटर के हैं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? तो एरिया जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है एरिया √3/4, है ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, समबाहु त्रिभुज का साइड, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो √3/4 और इंटू ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, लंबाई क्योंकि 4 है तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। 4 से ये 4 कटेगा, है ना, 4 बार में, तो 4√3 ये टोटल एरिया आ गया है ना, 4√3 टोटल एरिया। अच्छा, अब ये बताइए दोस्तों कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हमने पहले ही आपको बताया था कि सभी का एरिया बराबर होगा। मान लीजिए कि इसका एरिया x है, इसका भी x है, इसका भी एरिया x है, इसका भी एरिया x है, तो टोटल यहाँ पे कितने खंड बने हैं? 4 खंड बने हैं। तो टोटल सभी का एरिया कितना होगा? 4x होगा। और यही एरिया टोटल आपको निकाल के कितना दे रखा है यहाँ पे? 4√3 के बराबर। 4 से 4 कटेगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर √3 के बराबर आ गई, यानी कि PQR जो बीच वाले का एरिया है कितना होगा? √3 होगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितना बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए जहाँ पर साइड होता है समबाहु त्रिभुज की। समझ में आया ना? आगे चलिए देखिए, इसमें भी आपको एक डायग्राम की सहायता लेनी पड़ेगी। ABC, यदि एंगल ABC जो है त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना, एंगल A 90 है, AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, AD BC के लंबवत है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। एंगल A जो दे दिया है वो 90 डिग्री के बराबर दे दिया है, ठीक है। एंगल A यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल A को 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो गया एंगल A हमारा, तो एंगल A यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये A है। फिर कह रहा है कि AB जो है ना, तो ये A है। अच्छा, त्रिभुज ABC दिया गया है, तो A ये हो गया B और ये हो गया C, तो AB 6 सेंटीमीटर के बराबर है। AC जो है 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि AD जो है BC के लंबवत है, तो B और C को भी मिलाइए भैया, तो ये हो गया BC, है ना। तो AD जो है BC के लंबवत है, तो A से एक और लाइन खींचिए यहाँ पे ऐसे, जो कि BC पर लंबवत होगा, मतलब ये आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे AD का मान ज्ञात करना है, मतलब A से D तक आपको वैल्यू बतानी है। इसका एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा डायग्राम बन रहा हो, तो आप यहाँ पर ये समझिए कि भाई ये जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, मतलब ABD, ये छोटा सा त्रिभुज, ये जो है ये बड़े वाले त्रिभुज का यानी कि CAB इस त्रिभुज के समरूप होगा। अब समरूप त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना। तो अगर हम पहले लंब से शुरू करते हैं, तो A से लेकर D तक, है ना, ये लंब होगा। A से D तक छोटे वाले त्रिभुज में लंब हमारा AD हो गया। तो बड़े वाले त्रिभुज में लंब कौन सा बनेगा? ये AC बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपका AC। इसका जो रेशियो है इक्वल होगा किसके? अब ध्यान से देखते जाइए, किसके इक्वल होगा? देखिए, इसका हम लोग ले लेते हैं ये वाला साइड, क्योंकि ये हमको नोन है। मतलब ये क्या हुआ? ये आपका हाइपोटेनस हुआ। छोटे वाले त्रिभुज में ये लंब हुआ, सॉरी ये 90 डिग्री है, तो एक इनमें से लंब होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण लीजिए, कर्ण का मतलब AB, है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज का भी कर्ण लेना पड़ेगा, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है? B से C तक है, तो ये आपका BC हो गया, ठीक है। सब कुछ आपको पता है, बस आपको क्या निकालना है? B से C तक की वैल्यू निकालनी है। कर्ण आपको कैसे निकालना है पता है, पाइथागोरस, ठीक है। वैसे ट्रिपलेट भी आप देख सकते हैं कि ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ से C से B तक ये आपका कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा, है ना। B से लेकर C तक BC आपका कितना होगा? 10 के बराबर। वैसे भी निकाल सकते हैं √6² + 8², मतलब कि 36 + 64 यानी कि 100 का रूट कितना होगा? 10। तो B से C तक आपका 10 आ गया। पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। सारी वैल्यू रख दीजिए। AD हमको चाहिए, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। पहले देखिए AB कितना होगा? A से B तक 6 है, इंटू AC कितना है? तो A से C तक 8 है, AC उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ देखिए BC, B से C तक कितना? 10 आया है, तो 6 × 48, 48/10 यानी कि 4.8। AD की वैल्यू कितनी होगी? 4.8। ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इस सवाल में ऐसा समझ लीजिए कुछ नहीं है, है ना। देखिए,
आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, आपको एंगल कौन सा निकालना है, AED ये वाला एंगल हमको चाहिए कि कितना होगा। ठीक है, बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, उसी से बन जाएगा ये सवाल। देखिए यहाँ पे अगर इस एंगल को देखें तो इस छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ABC, इसके लिए एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सामने के दोनों इंटरनल का सम, यानी कि 30 और 50 का सम यहाँ पर आएगा, 30 और 50 यानी कि 80, ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, अब छोटे वाले त्रिभुज में देखिए कि ये जो एंगल है ये अब छोटे वाले त्रिभुज के लिए एक्सटर्नल का काम करेगा, और एक्सटर्नल होता क्या है, सामने दोनों का इंटरनल का सम। तो इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों के सम के बराबर, यानी 80 और 25। तो 80 और 25 मतलब यहाँ पे 105 हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल आपका सीधे सीधे 105 डिग्री आ गया। देखिए कितना बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसमें ज़्यादा पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 80 होगा तो इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, यहाँ पे 105 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अच्छा, इसको देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज कौन सी बनेगी, एक अधिक कोण, ठीक है, एक अधिक कोण त्रिकोण बनेगा, या फिर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, या फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, या फिर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सा प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग इसको तरीके से लगाते हैं। इसमें यह बोला गया कि भाई एक त्रिभुज का एक कोण जो है बाकी दो कोणों के योग के बराबर है। अच्छा, बाकी दो कोण हम लोग x और y मान लेते हैं, है ना। तो पहला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। मतलब एक और एंगल मिलेगा आपको जो इन दोनों का सम होगा, यानी x प्लस वाई के बराबर। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई, x और y सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो x और x कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब प्लस y और y कितना होगा, 2y हो जाएगा। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो x प्लस वाई यहाँ से कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई, 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 90 हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो है, यानी दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पे x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल एक आपका 90 डिग्री बन चुका है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री बन गया है तो पक्का है कि वो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री बन गया तो जाहिर सी बात है कि बाकी के दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे और वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि एक एंगल अगर 90 है ना, तो समकोण त्रिभुज होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए इस सवाल को। अब ये जो सवाल है बहुत प्यारा सा सुंदर सा सवाल है, छोटा सा है लेकिन अच्छा सवाल है ना, कॉन्सेप्चुअल है। ABC है, ABC जो है एंगल B आपको 90 दिया है, AB और BC दोनों बराबर दिए गए हैं। A और C का कोण कितना होगा, हम तो सीधे सीधे बता सकते हैं, ऑप्शन बी होगा, 45-45 होगा। ठीक है, देखिए कैसे, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, एक एंगल तो पक्का है कि 90 होगा क्योंकि दिया गया है ना, तो एक एंगल 90 हो गया। साथ में आपको ये भी बोला है, तो यहाँ पे एक पूरा इसको कर देते हैं, ठीक ना। ये आपका एंगल B हो गया, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है। क्या बोला गया है कि ये 90 है और AB और BC दोनों बराबर हैं, ये और ये साइड दोनों बराबर हैं। अब आपको ट्रायंगल में एक चीज़ पता होगी कि इक्वल साइड के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि इक्वल एंगल के सामने वाले जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला साइड आपका और ये वाला साइड दोनों बराबर है, तो इसके सामने जो भी एंगल होगा इसके भी सामने वही एंगल होगा, यानी ये दोनों x और x होंगे। पता चल गया। तो अगर ये 90 है तो बाकी दोनों कितने कितने होने चाहिए, क्योंकि टोटल तो आपका 180 करना है, तो ये 90 है तो बाकी दो मिलाकर 90 होने चाहिए, और 90-90 दोनों अगर मतलब दोनों को मिलाकर 90 करना है तो कितना होना चाहिए, 45-45 होने चाहिए। दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, है ना। बस यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो साइड बराबर दे दिया, तो जब दो साइड बराबर दे दिया और एक एंगल बराबर दे दिया गया है तो दो साइड बराबर है, मतलब दो एंगल बराबर ही होंगे। इससे भी आपको समझ आना चाहिए। और दो साइड कहाँ, दो एंगल कहाँ बराबर हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, बाकी कहीं बराबर दिया ही नहीं है, है ना। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल। आगे चलिए।
आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक खतरनाक सवाल है, आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा तभी सवाल को लगा पाएंगे। क्या बोला गया है, डी और ई जो है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं और बी सी 6 दिया है। तो ए डी जो है यहाँ पे, अच्छा यदि डी ई पैरेलल है बी सी तो डी की लंबाई निकालनी है हमको, है ना। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ठीक ना। आपको कुछ बोला नहीं कि कैसा त्रिभुज है, बस रैंडमली यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि हमारे पास ये रहा, है ना, ए बी सी, ए बी और सी। क्या बोला कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कौन कौन है, डी और ई हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे ले लीजिए और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, है ना। तो ये आपके मिल गए, मतलब ये कौन कौन से होंगे, अतापी और वत्तापी, यहाँ पे ये हो गया। और बी सी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, बी से लेकर सी तक ये आपका 6 सेंटीमीटर है। आपको पूछा गया है, अच्छा पैरेलल है ना, बी सी और डी ई ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल तो होंगे ही। डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, डी से ई तक ये आपका कितना होगा ये आपको बताना है। अच्छा मध्य बिंदु है दोस्तों, तो मध्य बिंदु है, तो अगर ये आपका 1 यूनिट है, अगर यूनिट में मान लीजिए, अच्छा मध्य बिंदु है तो आप इसको x और इसको भी x मान सकते हैं, ठीक है, x और x मान सकते हैं, है ना। अच्छा तो इधर भी आप x और x मान सकते हैं या फिर y और y मान सकते हैं, है ना, y और y मानिए तो ये भी आपका y होगा, ये आपका y, तो इधर भी y होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब इधर जितना होगा इधर इतना ही होगा, ठीक है। अब आप जरा सा गौर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा सा ए बी सी और एक छोटा सा ए डी ई। समरूप त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है ना। तो इस वाले त्रिभुज में हम आपको तीनों चीज़ें बराबर करके दिखाते हैं, बड़े गौर से समझिए। चलिए देखिए, अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में देखें तो हम अगर ए डी ले लें, छोटे वाले त्रिभुज में अगर ए डी ले लें तो बड़े वाले त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बनेगा, ए डी इसमें है तो बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा बनेगा, ए से बी तक बनेगा। तो ये हो गया ए बी, ये जो इक्वल होगा, बाकी साइड को भी देखिए, कंपेयर करिए। देखिए अगर इस छोटे वाले त्रिभुज का ये साइड लेते हैं यानी डी ई लेते हैं, डी ई, तो ये किसके बराबर होगा, इधर नीचे देख लीजिए बी सी के बराबर होगा, है ना। इक्वल टू इधर एक और है, इस प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं वैसे, है ना, थेल्स थ्योरम। अच्छा इधर भी देखिए, तो इधर अगर हम ए से ई तक इस साइड को लेते हैं तो ए से ई तक अगर ये साइड ले लें तो बड़े वाले त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बनेगा, ए से सी तक बन जाएगा, यानी ए सी बन गया। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब तो आसान हो गया ना। देखिए ए डी कितना है, ए डी यहाँ पर x है तो ये हो गया x। ए बी कितना होगा, ए से बी तक, ये x है ये x है, तो ए से बी तक टोटल x प्लस x यानी कि 2x हो गया, तो ये हो गया 2x। इक्वल टू डी ई कितना है, डी ई हमको यही तो निकालना है, डी ई चाहिए, डिवाइड बाई बी सी कितना है, यहाँ पे 6 के बराबर है ना। तो कितना आ गया ये आपका, देख लीजिए यहाँ पे आसानी से आ जाएगा भाई, x से x कट गया, 1 हो गया, मतलब यहाँ पे देख लीजिए 2 1 कम 2 2 3 6, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डी ई की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। डी ई कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम इस साइड को देखें तो ये आपका 1 यूनिट है, मतलब x है, और ये पूरा x प्लस x यानी कि 2 यूनिट होगा, है ना, मतलब 2x होगा। तो ये 1 गुना है और टोटल यहाँ से a से b तक ये आपका 2 गुना है ना। तो 1 और 2 का रेशियो आएगा, मतलब इनमें भी 1 और 2 का रेशियो होगा, है ना। तो अगर ये 2 यूनिट है यहाँ पे, तो 2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 1 यूनिट होना चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 की वैल्यू 6 है, समझ पा रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेशियो से भी लगा सकते हैं, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखिएगा इस सवाल को, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, NTPC CBT 2 का है, मेंस का सवाल है ये। त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज बना के समझाते हैं तो ही आपको समझ में आता है, वरना वैसे तो आप समझते नहीं हैं, है ना। तो ये एक त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। आपको बोला गया कि DE और BC ये हो गया A B और C, है ना। तो इसमें देख लीजिए कि DE बनाइए, है ना। अच्छा DE और BC, है ना, तो AD, ठीक है, DE और BC ये ऐसे बना लीजिए, तो ये हो गया आपका DE, ये हो गया DE, ये दोनों पैरेलल हैं,
ठीक है। तो BC और DE पैरेलल है, कुछ उसी टाइप से बन रहा है जो प्रीवियस वाला प्रश्न था वैसे ही बन रहा है। अच्छा, तो D और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। AD और BD जो है वो 2 और 3 के अनुपात में। AD मतलब A से D तक और BD मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 और 3 के अनुपात में है। तो इसको मान लीजिए 2x, क्योंकि इसका अनुपात 2 है और BD का अनुपात 3 है, तो मतलब इसको ये हो जाएगा 3x, ठीक है। आपको पूछा गया है कि समलंब BDEC का क्षेत्रफल BDEC, इसका जो एरिया दिया गया है वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आपको त्रिभुज ADE इसका एरिया हमको बताना है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखिएगा कि जो एरिया होता है दोस्तों, अब यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक छोटा वाला ADE। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ किसका, ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि दोनों समरूप हैं, है ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ AB और C, इसका जो अनुपात होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के अनुपात में होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब छोटे वाले में कौन सा साइड होगा, AD होगा, तो AD का स्क्वायर, है ना, AD का स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड A से B तक होगा, तो A से B तक कितना होगा, 2x और 3x यानी कि 5x हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 5x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको ना आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही दीजिए 2x, है ना, तो 2x का ये स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये आया कितना है, तो ये आया है आपका यहाँ पे 4x का स्क्वायर, है ना, बटे 5x का स्क्वायर मतलब कि 25, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, 4 और 25 का रेशियो आ गया। अब थोड़ा सा ये समझिए कि भाई ये जो एरिया दिया गया है किसका एरिया दिया गया, ये इसका एरिया दिया है ना। अगर टोटल एरिया हमको लिखनी है तो इसकी एरिया कुछ मानिए, मान लीजिए कि इसकी एरिया P है, ठीक है। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को मिलाकर टोटल एरिया बनेगा कि नहीं, है ना। तो पहले ऊपर वाले के एरिया कितना है, P के बराबर है, तो P हो गया डिवाइड बाई नीचे वाले ABC का एरिया, ABC टोटल एरिया क्या बनेगा, P प्लस इसका एरिया, तो P प्लस समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना दिया है, 63 के बराबर। ये जो रेशियो है कितना बनेगा, 4/25 के बराबर। अब सॉल्व करके आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए ये हो जाएगा 25P इक्वल टू इधर हो जाएगा 4P और प्लस 63 का 4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 63 × 4 हो गया, ये आपका आके घट जाएगा, तो मतलब ये हो गया 21P, है ना। 21P इक्वल टू इधर हो गया 63 × 4, है ना। बड़े आराम से ये सवाल हो गया। 63 से 21 × 63 हो जाएगा, मतलब 3 चौके 12। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो एरिया छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिएगा समरूप त्रिभुज पे ही है ये भी सवाल, समरूप हैं, है ना। तो AC और FD का अनुपात चाहिए, AC CA ये और FD। तो जो रेशियो इनका आएगा BC से EF का आएगा, वही रेशियो इनका भी आ जाएगा। तो 6 और 16 का रेशियो निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे अच्छे से बता ही देते हैं, है ना। तो AC डिवाइड बाई FD, ये जो रेशियो होगा ये इधर BC, है ना, BC डिवाइड बाई इधर EF, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है, BC की यहाँ पे 6 है और EF आपका 16 है। बस काट दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 8, 3 और 8 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये कॉन्सेप्चुअल था, आराम से समझ गए होंगे। आगे